दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। आर्थिक मोर्चे से देश के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही, जबकि सरकार ढिंडोरा पीटती है कि उसने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और देश की दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है और अब दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का उसका लक्ष्य है, जिसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार की इस ढिंडोरेबाजी की पोल लगातार उसकी जो जो आंकड़े जो मिल रहे वो खोल देती। अभी जो आंकड़े विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश है उसके बारे में, तो वो उन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत बुरी तरह संकट से घिरता जा रहा है। पिछले कुछ ही समय में 99% तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश घटा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है और इस लोगों को इसका मतलब कि भारत के उद्योग और व्यापार जगत पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है विश्व बिरादरी को। इसलिए ये घट रहा है कि एक अंग्रेजी अखबार की, जो उसको बड़ा विश्वसनीय माना जाता है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि 2023 में जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश था वो 1,71,000 करोड़ रुपए का था और जो अब 2024 में घट के मात्र 16 करोड़ रुपए का रह गया है। तो अब ये तो इसका मतलब यहाँ अगर पूंजी निवेश नहीं होगा, विदेशी जब पोर्टफोलियो निवेश इस तरह से वापस चला जाएगा तो यहाँ तो शेयर बाजार की हालत बहुत पतली हो जाएगी और उसका असर सारे यहाँ के उद्योगों पर भी पड़ेगा, सारे जो है और रोजगार पर भी पड़ना तय है। लेकिन सरकार बजाय इनसे सचेत होने के, ऐसा लगता है कि सरकार के पास वित्तीय विशेषज्ञों की कमी है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा जाता है कि वो खुद ही एक वित्तीय मामलों की अधिकारी विद्वान नहीं है, लेकिन मोदी जी को ये दिखाना, अपनी मनमानी दिखानी है, इसलिए उनको बना दिया गया है। तो उसी के नतीजे कितने बुरे आ रहे हैं। भारत सरकार ने अब की बार आर्थिक विकास दर को लेकर भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की थी, लेकिन अब जो ताज़ा अनुमान निकल के आया है वो सरकार का ही, उस अनुमान में बताया गया कि 6.6% विकास GDP की दर रहेगी। और जबकि वो जो एक भारतीय जनता पार्टी के ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, एक बहुत अच्छा अर्थशास्त्री भी माना जाता, वो कहते हैं ये आंकड़े भी कृत्रिम आंकड़े हैं, जो 6.6 के, वो कह रहे 5 दशमलव कुछ प्रतिशत का केवल आंकड़ा होना चाहिए। तो जबकि भारत को अगर अपनी विश्व बाजार में अगर अपनी साख बनाए रखनी है और एक तरह से आर्थिक मोर्चे पर तरक्की करता हुआ देश दिखाना है भारत को अपने को, तो उसकी कम से कम 7% इस अभी भी होनी चाहिए जो विकास दर है, तो और GDP की जो दर है। लेकिन वो 7% तो खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 7% से पीछे 6% है। और जो अन्य जो आंकड़े हैं, जो अन्य विद्वानों के आंकड़े जिसमें हमने जिक्र किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, वो तो ये कहते हैं कि इतना भी नहीं है जितना सरकार बता रही। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि भारत को दुनिया में डंका पीटा जा रहा है और भारत की साख तो बहुत ऊंची हो गई और भारत में तो दौड़े चले आ रहे हैं विदेशी निवेशक। लेकिन हालत तो ये हो रही है कि भारत में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर भारत इतना खुशहाल देश हो गया है, इतना जो है इतना संपन्न देश हो गया है और इतनी राष्ट्रभक्ति लोगों में जागृत अगर हो गई है, तो फिर ये है कि मोदी सरकार में ये आंकड़ा क्यों आ रहा है कि नागरिकता छोड़ने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो उनके कार्यकाल में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और ये जो कहा जाता है कि रेजिडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें ये कि अमीर लोग किसी देश के, दुनिया के किसी दूसरे देश में की नागरिकता लेते हैं, वहाँ की उन शर्तों को मान के जिसमें बड़े पैमाने पर उनको अपनी पूंजी जमा करनी पड़ती है और ज़मीन खरीदनी पड़ती है, तब मतलब उनको नागरिकता मिल पाती है।
तो इसमें भी ये देखा गया कि भारत के अरबपतियों ने भी इस बीच में बड़ी संख्या बड़ी जो है आबादी छोड़ी। अब कोई गरीब आदमी तो जाएगा नहीं। तो राष्ट्रवाद का तो जो अगर जो कसौटी पे कसा जाएगा कि राष्ट्रवाद कितना लोगों में मजबूत हो रहा है, और उसमें एक पहलू ये भी है कि देश में कितने लोग अब आकर्षित होते हैं देश में आने के लिए, और कितने लोग इस देश के जो साधन संपन्न लोग हैं वो जाते हैं। तो उस मामले में तो जो अरबपति लोग हैं उन्होंने भी इस बीच में बड़े पैमाने पर भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो इसका मतलब न तो आपका राष्ट्रवाद मजबूत है और ना वो आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका मुनाफा नहीं है, और या उन्होंने पर्याप्त यहाँ से मुनाफा बटोर लिया है, और अब जो है यहाँ की पर्यावरण, बच्चों की शिक्षा और अन्य चीज़ों के मामले में यहाँ की स्थिति बुरी देख के वो सोचते हैं कि अब जो है दुनिया के किसी और देश में ही रहा जाए। जब ये तो मोदी जी की बहुत चहेता है अदानी परिवार, तो अदानी परिवार की जो गौतम अदानी के बड़े भाई हैं विनोद अदानी, वही सबसे पहले वही ले चुके हैं साइप्रस की जो है गोल्डन कार्ड ले चुके हैं। जो गोल्डन कार्ड में साइप्रस में ये साइबर टैक्स चोरों का हेवन है। तो एक ये भी जो ये पहलू है कि अरबपति नागरिकता छोड़े, उसका कारण यही है कि यहाँ से भरपूर मुनाफा कमाते हैं। मोदी जी की सरकार अगर को अपने ऊपर कृपालु बना लेते, और उसके बाद में जो यहाँ से कमाई हुई, जो यहाँ से अर्जित की हुई पूंजी, यहाँ के संसाधन, यहाँ की पूंजी लेके और दुनिया के उन देशों में जाकर उन देशों की नागरिकता लेके वहाँ बस जाते जहाँ पर उनसे ये खास पूछताछ नहीं होती कि ये जो है आपने जो कमाई की है वो कमाई आपको वो जिस देश से आप कमाई करके आ रहे हैं उसके बारे में आपकी वैधानिक स्थिति क्या उस कमाई के बारे में उस देश में ये नहीं पूछता। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने एक तो यहाँ टैक्स चोरी का ये खुलासा करता कि यहाँ पे जो रईसों के लिए आपने टैक्स चोरी के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे और उनको मौका दे रखा है कि वो यहाँ से टैक्स चोरी के जरिए यहाँ के संसाधन लूट के और विदेशी नागरिकता ले लें। तो ये भी एक निष्कर्ष सामने आ रहा है कि यहाँ टैक्स चोरी खूब हो रही है, और इसलिए यहाँ के जितने टैक्स चोर हैं और अधिकांश लोग जो विदेशी नागरिकता ले रहे हैं वो टैक्स चोर हैं, वो उन देशों का चुनाव कर रहे हैं जहाँ केवल ये देखा जाता है कि आप उनके मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर दें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको वो कमाई कैसी हुई है ये उनको खास नहीं रहता। वो मतलब यानी उनकी नागरिकता जो मूल देश है जिन अरबपतियों का, उन मूल देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली उनकी एक नागरिकता है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे क्यों जो है विदेशी पोर्टफोलियो में कमी क्यों आ रही, और यहाँ पे अपना जो है व्यवसाय का प्रसार करने के मामले में क्यों रुचि घट रही है दुनिया के दूसरे देश के लोगों की। तो उसकी एक वजह समझ में आती है कि यहाँ पर फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा। या जो व्यापार के जो एक उसूल हैं, जो अच्छे विकसित देश हैं उनमें प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आयोग तक को आप आपत्ति के अदानी को आप और अंबानी को आप काम दे देते हैं बिना कोई प्रतिस्पर्धा के, सरकारी क्षेत्र में काम देते हैं उनको जो है उनकी जितनी उनकी कोई पूंजी नहीं है अदानी की, उससे ज़्यादा उनको बैंकों को यहाँ की सरकारी बैंक है उनको ऋण दे रखी, ऋण दे दिए। तो ये जो धांधली है, ये भी जो बेईमानी है, ये व्यापार में एक नैतिकता होनी चाहिए, वो नैतिकता नहीं है। तो उस नैतिकता में वो सोचते कि हिंदुस्तान में हम कोई बहुत ज़्यादा जो है जो उनका ईजी फॉर वो जो व्यापार करने की का जो एक सुगम जो कहते हैं व्यापार करना सुगम हो गया, तो सुगम नहीं हो रहा है। जब आप व्यापार में फेवर कर रहे हैं, इकोनॉमी कैपिटलिज्म को आपने इस कदर बढ़ावा रखा है, इस कदर बढ़ावा दे रखा है, तो उस देश के प्रति उस देश में अपने निवेश करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के अमीर हतोत्साहित होंगे ही होंगे, और इस अर्थव्यवस्था की इस कमजोरी का प्रभाव देर सवेर देश पर बहुत बुरा पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि सरकार इन आंकड़ों के प्रति भी गंभीर नहीं है कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, क्या कारण है कि जो कुल कमाई होती है
कि उसका 57% जो देश की कुल कमाई है, तो उसकी उसमें से 57% तो केवल 10% लोगों के पास में पहुंच जाता है। और जो निम्न मध्यम वर्ग और जो गरीब हैं, जो 50% से जो 50% के करीब जो आबादी है, उस आबादी के पास केवल आय का केवल 13% हिस्सा पहुंच रहा है। आज ये खबर आई है कि एप्पल ने अपने जो कर्मचारी हैं उनके उनके अपने कर्मचारियों के लिए एक आवासीय योजना प्रोजेक्ट की है कि वो उनके कर्मचारियों के लिए जो है उनको आवास बना, उनकी कॉलोनी अपने कर्मचारियों के लिए बनाएंगी। अब ये तो सरकार अन्य उद्योगों से भी कहती, खासतौर से जो देसी कारपोरेट है उनसे कहती है, लेकिन देसी कारपोरेट एक ज़माने में बनाते थे देसी बड़े आदमी, जब जैसे बड़दा जी की कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ जहाँ उनकी कपड़ा मिलें थी वहाँ उनकी कॉलोनी बनी रखी थी। लेकिन अब अदानी और अंबानी, जिन पर सरकार इतना मेहरबान है कि उसने बिल्कुल प्रतिस्पर्धा की जो नीति है उसको ताक पे रख दिया कि अच्छी व्यवस्था के लिए, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए जो जिस प्रतिस्पर्धा की नीति को बहुत अनिवार्य माना जाता है उसको ताक पर रखे और उनकी मदद कर रहे अदानी अंबानी की, तो वो तो ये अपने कर्मचारियों को ये जो आवासीय सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। और आवासीय सुविधा तो केवल एक उदाहरण के तौर पे हमने बनाया, अन्य कई जो जिन श्रमिक जिन अन्य कोई सुविधाओं के आकर्षक हैं, अन्य बेहतर सेवा शर्तों की जो हकदार हैं, उन सब में कटौती हो रही है। अब एक सरकारी आंकड़ा यही आया है, एक फिक्की के उसमें सर्वे में ये आया है कि जिन उद्योगों ने अभी 4 वर्षों में कई गुना मुनाफा बढ़ाया, उन्होंने अपनी कर्मचारियों की वेतन में या तो नामात्र की बढ़ोतरी की है या बढ़ोतरी की ही नहीं। तो आर्थिक असमानता कैसे दूर होगी? आप तो पूंजी के केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और उससे गरीबी जो है लगातार बढ़ती जाएगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत आय में अगर वृद्धि होती भी है तो वो जो महंगाई को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो वो उछाल मारती हुई महंगाई के सामने उसका वो अर्थहीन हो जाती है, उसकी थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी भी है भी। और वो तो जो जितनी मतलब पिछले समय जितनी अच्छी स्थिति में था उससे भी पीछे की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। और आर्थिक असमानता की वजह से, आर्थिक असमानता जब दुनिया के तमाम सारे देशों में ये वामपंथी हिंसक क्रांतियां होने लगी थी, तभी उससे सबक लेके और जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने कल्याणकारी उस पर ध्यान देना शुरू किया था, कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान देना शुरू किया था। और ख़ास तौर से जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले, व्यवसायों में काम करने वाले लोग थे, उनको आकर्षक वेतन दिलाना, अन्य सुविधाएं दिलाना, इस पर उन्होंने एक ध्यान देना शुरू किया था और काफ़ी हद तक गरीबी को नियंत्रित कर लिया था। लेकिन ये तो आप सरकारी तौर पे आप चाहे कुछ कहें कि हमने गरीबी कम कर ली है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त अनाज देना आपका ये बताता है कि आपकी गरीबी कम नहीं हो रही। और व्यवहारिक तौर पे भी हम आंकड़ों में न भी जाएं तो जो ज़मीनी तौर पे जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, आय बढ़ नहीं रही। जो उद्योग बहुत मुनाफे में हो जाते वो भी अपने कर्मचारियों को आय भी नहीं देते, दूसरी तरह की सुविधाएं भी नहीं देते। तो उन स्थितियों में जीवन बहुत दुरूह होता जा रहा है। और ये एक बड़ी आबादी का जीवन दुरूह होते जाने से अगर उनके मन में कोई बगावत की, कोई क्रांति जैसी कोई भावना का आरोपण कर देता है, तो वो कितनी खतरनाक स्थितियां देश के लिए बन सकती हैं। सरकार को इस बारे में तो सोचना ही चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने हमारा वीडियो आज पहली बार देखा है और उनको ये वीडियो पसंद आया और उनकी रुचि हमारे चैनल में बढ़ी है, जिसके नाते वो चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो उनको देखने को मिले, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को और उसमें जो बेल आइकॉन होता है घंटी की आकृति का बटन, उसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आगे से हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। इसके अलावा यह है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और ख़ुद तो ऐसा करें ही, अपने जो घर के लोग हैं, अपने मित्र हैं
और अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे हर वीडियो को शेयर करने के लिए उन्हें भी प्रेरित करें, उनसे भी इस बारे में बात करें। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं जिनके हम इस बात के लिए आभारी है कि उनकी जो जिस ढंग से मेहरबानी हमारे ऊपर बनी हुई है, तो हमारे व्यूअर्स की संख्या अच्छी आ रही है, तो उनसे हमारा निवेदन है कि वो भी जो है इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। और अंत में वही कि आप हमारे जो है आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।